हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपको हमारे इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं आप लोगों को क्लास 12 की केमिस्ट्री का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा था सॉलिड स्टेट, उसको मैं अब आगे बढ़ाने वाला हूं दोस्तों। अभी तक हमारी पिछले जो भी क्लासेस हुई है उसमें मैं आपको जो भी चीज़ें हैं आपकी टॉपिक बाय टॉपिक मैं आपको कवर करते जा रहा हूँ दोस्तों। आप हमारी सारी क्लासेस को अटेंड कीजिए ताकि आपको हर एक चीज़ आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ सके, ठीक है। तो आज के इस क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं बीसीसी की परमाणविक त्रिज्या के बारे में, ठीक है। तो बीसीसी की परमाणविक त्रिज्या मैं आपको डायरेक्ट नहीं बता रहा हूं, इससे पीछे भी हमारी बहुत सारी क्लासेस हो गई है जिसमें मैंने आपको एससीसी की परमाणविक त्रिज्या निकाल के बताया हूं। एससीसी की परमाणविक त्रिज्या और एफसीसी की परमाणविक त्रिज्या, यानी कि एससीसी और एफसीसी की परमाणविक त्रिज्या का जो डिस्कशन है वो हमारी पिछली क्लासेस में हो गया है दोस्तों। आपने अगर नहीं देखा है तो ये आपका फर्ज बनता है, आप जरूर देखिए जा करके, ताकि आपको हर एक टॉपिक क्लास 12 की केमिस्ट्री का आपको बहुत ही आसानी से समझ में आता रहे, ठीक है। तो आज के इस क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ बीसीसी के परमाणविक त्रिज्या के बारे में, क्योंकि ये दो क्लास जो है हमारे पिछले क्लास में हो गया है, ठीक है। पिछले क्लास में इसका डिस्कशन जो है मैंने कर दिया हूँ। आपने नहीं देखा है तो ऊपर में आपको आइटम मिल जाएगा, आइटम में उसका मिल जाएगा वीडियो का लिंक, आपको देख करके रख लेना है, ठीक है। तो आज के क्लास में आपको बात करने वाला हूँ बीसीसी की परमाणविक त्रिज्या के बारे में। बीसीसी की परमाणविक त्रिज्या, तो आप लोग हेडिंग डाल सकते हैं बीसीसी की परमाणविक त्रिज्या, ठीक है। और ये बीसीसी, एफसीसी और एससीसी ये होता क्या है आपको पता होना चाहिए। इन सारी चीजों के बारे में डिस्कशन भी मैंने कर चुका हूं, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज की इस क्लास में आपको पढ़ाने वाला हूं बीसीसी की परमाणविक त्रिज्या के बारे में, कि ये बीसीसी होता क्या है। बीसीसी होता क्या है इसका बारे में डिस्कशन तो मैंने कर चुका हूं दोस्तों। आज इसकी परमाणविक त्रिज्या के बारे में बताने वाला हूं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए परमाणविक त्रिज्या होता क्या है। आपको पिछले क्लास में मैंने ये भी बताया हूं कि अगर किसी परमाणु के नाभिक से कक्षा के बीच का जो दूरी होता है उसको परमाणविक त्रिज्या बोला जाता है, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं बीसीसी के केस में इसकी परमाणविक त्रिज्या का मान क्या होता है। तो आपको सबसे पहले इस केस में क्या करना है कि इसकी जो सिचुएशन है, कणों की जो सिचुएशन है, कण इस बीसीसी में किस प्रकार से सिचुएटेड रहता है, कहाँ कहाँ अवस्थित होता है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये चीजें अगर आपको पता नहीं रहेगा दोस्तों तो आप क्या कर सकते हैं, हर एक चीज को आप बहुत ही आसानी से नहीं समझ सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको अगर केमिस्ट्री को समझना है, पढ़ना है अच्छे से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हर एक टॉपिक को आसानी से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, और समझ के पढ़ना पड़ेगा। और हमारी हर एक क्लासेस में जो है ना वो टॉपिक को ऐसे बताया गया है ताकि आपका एक बार देखने के बाद एकदम लॉजिक जो है ना आपको क्लियर हो जाएगा, कहीं पर भी किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं आएगा दोस्तों, ये हमारी विश्वास है, ठीक है। चलिए तो हम आगे बात करते हैं बीसीसी के परमाणविक त्रिज्या के बारे में। तो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूं कि बीसीसी में कणों का जो सिचुएशन होता है, यानी कि कण जो होते हैं, जो अवयवी कण होते हैं, वो किस प्रकार से अवस्थित होते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देख लीजिए, आपको पता होगा कि बीसीसी में क्या होता है दोस्तों, कि जो क्रिस्टल होता है ना, उस क्रिस्टल के हर एक कॉर्नर पे तो परमाणु होता ही है। हर एक कॉर्नर पे जितने भी कॉर्नर है आपको पता होगा, इसमें 8 कॉर्नर होते हैं। एक जो क्रिस्टल होता है उसमें 8 कॉर्नर होते हैं। क्रिस्टल एज लाइक आपको घन की तरह दिखाई देगा, ठीक है। और ये बनता कैसे है, इसकी संरचना एक्चुअली में कैसी होती है, ये सब के बारे में मैं डिस्कशन कर चुका हूँ दोस्तों। तो देखिए इसमें क्या होता है, हर एक कॉर्नर पे जो कॉर्नर है, यहाँ के इसके जो कॉर्नर है, 8 कॉर्नर है, 8 कॉर्नर पे इसका परमाणु रहता ही है, ठीक है। अवयवी कण मौजूद रहता है इसका 8 कॉर्नर पे। साथ ही साथ क्या होता है, इसके जो इसका जो नाम है, क्या नाम है, बीसीसी नाम है। क्या नाम है, बीसीसी मतलब बॉडी सेंटर्ड सेल, ठीक है। तो बॉडी सेंटर्ड सेल का खासियत होता है कि इसमें इसमें क्या होता है, एक जो कण होता है दोस्तों, एक जो परमाणु होता है, ठीक है, वो उसके बॉडी में होता है। और कोई भी चीज अगर बॉडी में है तो वो पूरी तरह से होता है। जैसे आप कोई भी चीज है आपके अंदर है, ठीक है, तो वो आपको पूरी तरह से है, ये नहीं कि किसी और का होगा, नहीं, पूरी तरह से वो आपका ही है जो चीज आपके अंदर है। इसलिए बोला जाता है दोस्तों कि आप अपने अंदर जो है ना टैलेंट को उभारिए, ठीक है। आपके अंदर जो भी चीज है उसको एकदम सटीकता से रखना है, एकदम 100%, ठीक है। तो आगे बात करते हैं, इस बीसीसी की यही खासियत होता है दोस्तों कि इसमें इसमें क्या होता है कि एक जो कण होता है, एक जो परमाणु होता है, वो एकदम इसके बॉडी में होता है। और जो कोई भी इसके बॉडी में रहेगा वो इसके दूसरे एकक कोशिका के साथ शेयरिंग नहीं होता है। यानी कि ये अगर क्रिस्टल है, ये अगर क्रिस्टल है या एकक कोशिका है दोस्तों,
तो इस प्रकार का अगर कोई बॉडी में परमाणु है तो बॉडी का परमाणु जो है वो किसी दूसरे के साथ शेयर नहीं होता है। जबकि अगर कॉर्नर पर है या फिर फेस पर है तो हम पिछली बार में बता चुके हैं कि अगर कॉर्नर पे है तो उसका 1/8वां हिस्सा ही एकक कोशिका के अंदर रहता है, ठीक है। और जबकि अगर फेस पर है, सतह पर है, तो उसका आधा हिस्सा जो है वो दूसरे कमरे में रहता है या दूसरे एकक कोशिका में रहता है, और जो आधा हिस्सा है वो एक दूसरे एकक कोशिका में रहता है, ठीक है। तो इन सारी चीजों के बारे में मैंने बहुत अच्छे से बताया हूं दोस्तों। उम्मीद है कि आप हमारे हर एक क्लासेस को आप अटेंड कर रहे होंगे। और आज मैं इसमें देखिए बीसीसी में क्या होता है, ये बीसीसी की संरचना है, ठीक है। ये बीसीसी की क्या है, संरचना है, फिगर है, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक जो कण है, एक जो अवयवी कण है वो इसके बॉडी में है, ठीक है। तो अब मैं समझता हूं, अब मैं आपको समझाने चाहता हूं कि बीसीसी के परमाणु त्रिज्या कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों कि इसमें ना हम दो अपोजिट कणों को पकड़ते हैं। जैसे अगर हम नाम रखना चाहें तो नीचे वाला जो आपको दिखाई दे रहा होगा ये ए बी सी डी, ये नीचे वाला सतह है, ठीक है। अगर आप किसी चीज को लेते हैं, जैसे अब मैं आपको एक डब्बे से लेकर बताना चाहता हूं, ठीक है। और जैसे आप देखना चाहते हैं तो अगर मैं आपको बताऊं एक उदाहरण के तौर पे, तो आप अगर इस डब्बे को देखें, ठीक है, इस डब्बे को देखें तो मैंने जो बताया वो निचले वाले सतह को ले रहा हूँ, ठीक है। नीचे वाला सतह, अब मैं नीचे वाला सतह तो आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, हम ऐसे करेंगे तो आपको दिखाई देगा। तो ये वाले सतह को मैं पकड़ रहा हूँ, ठीक है। तो ये वाला सतह आपको ऐसे करने पे, इस पे दर्शाएंगे तो आपको नहीं दिखाई देगा। तो इसी तरह से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें देखिए दोस्तों कि अगर हम इसको पकड़ते हैं, ए बी सी डी, दो अपोजिट कणों को पकड़ रहे हैं, यानी कि किसको पकड़ रहे हैं, ए और सी को। जब आप ए और सी को ज्वाइन करिएगा ना दोस्तों तो 90 डिग्री का एंगल यहाँ बनता है। आपको विजुअलाइजेशन इसमें नहीं हो पाएगा, आप किसी डब्बे को पकड़िएगा तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनना है, तो यहाँ से हम एसी का मान निकाल लेते हैं। तो देखते हैं, समकोण त्रिभुज ए बी सी में अगर आप समकोण त्रिभुज एबीसी में देखें तो सबसे बड़ी जो भुजा बनेगी वो एसी बनेगी। और आपको पता होगा अगर कोई समकोण त्रिभुज है दोस्तों और उसमें सबसे बड़ी भुजा, अगर मान लेते एबीसी कोई समकोण त्रिभुज है और इसमें सबसे बड़ी भुजा एसी, इसका एक प्रॉपर्टीज होता है पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार, एसी का स्क्वायर जो होगा वो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर के बराबर होता है। इसको पाइथागोरस थ्योरम बोला जाता है, ठीक है। जिसमें अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें सबसे बड़ी भुजा जो होता है वो बाकी दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ठीक है। तो हम इसमें बात करेंगे, अगर समकोण त्रिभुज एबीसी को आप अगर पकड़ते हैं तो कोण बन रहा है 90 डिग्री का बी के पास, ठीक है। तो अब इसमें अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं दोस्तों तो पाइथागोरस थ्योरम से लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। अगर आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो सकता है दोस्तों, जो सबसे बड़ी भुजा है वो आपको एसी नजर आएगा, ठीक है। और एसी का जो स्क्वायर होगा वो बाकी दो भुजाओं के सम के बराबर होगा, यानी कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए बी मतलब यहाँ से यहाँ तक का ए बी और यहाँ से यहाँ तक का बी सी, ठीक है। बी सी के स्क्वायर के बराबर होगा क्योंकि सबसे बड़ी भुजा जो है आपको दोस्तों ये ए है, ठीक है, ए सी है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। तो अब अगर AC का मान निकालना चाहे तो AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB के स्क्वायर के। और AB आपको पता होगा अगर ये घन है, ठीक है, इसमें पता होगा कि एक कण और दूसरे कण, यहाँ एक कण और दूसरे कण के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम A मान लेते हैं, ठीक है। एक घन का जो किनारा है उसको हम, उसकी भुजा की जो लंबाई है उसको हम A बोल देते हैं, ठीक है। तो अब बाकी जो भुजा होगा वो सभी तो यही होगा, क्योंकि घन की एक खासियत होती है कि इसकी सारी भुजाएं जो होती है वो आपस में बराबर होती है। तो अगर ये ए है तो ये भी ए होगा और ये भी ए होगा और ये भी ए होगा। सारी भुजा क्या होगा, सारी भुजा की जो लंबाई होगी वो ए ही होगी, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। एसी का स्क्वायर जो होगा वो ए बी के स्क्वायर के बराबर होगा और ए से लेकर के बी तक का डिस्टेंस को क्या माने हैं, ए माने हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी सी, बी से लेकर के सी तक का डिस्टेंस क्या है दोस्तों, बी सी जो है वो भी ए, उसका मान भी ए ही है, तो ए का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए। तो AC का स्क्वायर जो होगा वो ए गो ए स्क्वायर, ए नहीं है, ए स्क्वायर है, इसको कैसे पढ़ते हैं, ए गो ए स्क्वायर और ए गो स्क्वायर, जू का क्या हो जाएगा, दू गो ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो AC स्क्वायर बराबर क्या आ गया, दू गो ए स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम AC का मान निकालना चाहे तो स्क्वायर उधर जाएगा तो अंदर रूट में बदल जाएगा, तो अंडर रूट 2 और स्क्वायर, ये जो दो अंडर स्क्वायर ए है, ठीक है, स्क्वायर है वो ए, एक ए बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो AC का मान कितना आ गया, अंडर रूट 2a। तो अब यहाँ से AC का मान आ गया दोस्तों। अब इसको हम काम में लेते हैं। सबसे पहले इसको हम थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, ठीक है। तो आपको ये जो मैंने AC का मान निकाला है, कैसे निकाला है आपको समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब इसका यूज करते हैं। आगे देखिए इसके बाद क्या करते हैं दोस्तों, हम अब थोड़ा सा आपको क्रिटिकल लगेगा, इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा विजुअलाइजेशन देना चाहता हूँ।
और आप इस चीज़ों को समझिए, क्योंकि आप अगर समझिएगा नहीं तो फिर आप लोग आगे सोच नहीं सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा टॉपिक जो है वो थोड़ा सा आप लोगों को सोचने के लिए विवश करेगा, ठीक है। तो सोचने के लिए विवश करेगा तो आपको सोचना ही पड़ेगा। चलिए देखते हैं। अब हमने क्या किया दोस्तों, अगर हम अब मानना चाहे तो इसमें हम क्या किए हैं, ये जो ए था, ये पॉइंट ए माने हैं, आपको सामने नजर आ रहा होगा ये वाला, ठीक है, ये फेस है। तो ये वाला जो पॉइंट है वो ए है, ये वाला पॉइंट बी है, और इसके पीछे सी है। तो हमने ए को सी से ज्वाइन किया, तो ए सी का मान हमने निकाल लिया। ए सी का मान कितना आया, √2a आया। अब इस सी को धैले रहिए, ठीक है, इस सी को धैले धैले क्या कीजिए, इसको डी से मिला दीजिए। यहाँ इस पॉइंट को हम मान लेते हैं ई मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, इस डी का यहाँ पे कोई काम नहीं है तो इसको हम यहाँ मान लेते हैं, ठीक है, डी मान लेते हैं। यहाँ पे ए के ऊपर जो पॉइंट है, यहाँ जो ए के ऊपर वाला जो पॉइंट है वर्टेक्स आपको नजर आ रहा है, जो कोना है, इसको हमने डी मान लिया, ठीक है। तो अब इस सी को अंदरे अंदरे ज्वाइन करते लाएंगे तो कहाँ से लाना है, डी को मिला देना है अंदरे अंदरे। आप डब्बा खोल के तो नहीं दिखाएंगे ना, इसलिए आप समझ जाइए कि इसमें क्या करना है कि सी को हम अंदरे अंदरे ज्वाइन कर रहे हैं और कहाँ ला रहे हैं, इस डी के पास। डी कहाँ है, तो ए के जस्ट ऊपर है, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। तो हमने क्या किया दोस्तों, सी को ज्वाइन कर दिया, कहां से, तो डी तक ला, ठीक है। अब यहाँ पे आप समझिएगा तो जो 90 डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ पर भी समकोण त्रिभुज बनेगा, बट कहाँ बनेगा, बनेगा यहाँ पर ही। कैसे बनेगा दोस्तों, क्योंकि आप अगर यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग अगर लगाएं, अगर विजुअलाइजेशन देखें, तो सी को जब आप अंदर अंदर ज्वाइन कीजिएगा दोस्तों, तो ये ए बिंदु तक आएगा, और ये ए बिंदु जो डी बिंदु है वो ए बिंदु से कनेक्टेड है और लंबवत है, ये एकदम सीधा है ये, ठीक है। तो यहाँ पे 90 डिग्री का ये कोण बनेगा, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए तो अब यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं किस वाले त्रिभुज में, तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज DAC, समकोण त्रिभुज DAC में अगर आप समकोण त्रिभुज DAC में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो लिखते हैं पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है, सबसे बड़ी भुजा का जो स्क्वायर होता है वो बाकी दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो सबसे बड़ी वाली जो भुजा होगी वो क्या होगी, DC होगी, ठीक है। क्या होगा, DC होगा, क्योंकि C को हमने ज्वाइन किया था किससे, D से। तो सबसे बड़ा वाला भुजा क्या बनेगा, CD बनेगा, DC बनेगा। तो DC का स्क्वायर जो होगा वो बराबर होगा किसके, तो AD के स्क्वायर और AC के स्क्वायर के। तो AD का स्क्वायर और प्लस AC के स्क्वायर के, ये बराबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। तो DC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AD का स्क्वायर। AD कितना है, देखिए A से लेकर के D तक का डिस्टेंस भी A ही है, और A से लेकर के B तक का डिस्टेंस भी A ही है, यानी कि सारी भुजा की जो लंबाई है वो A ही है, ठीक है। तो यहाँ से AD की लंबाई कितना हो जाएगा A, और इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है, यानी कि A स्क्वायर प्लस AC पकड़िए, A से लेकर के C तक। तो AC जो है, AC का मान निकाल कर है ना, क्या है AC का मान कितना है, √2a, इसको रख देते हैं √2a, इसका क्या करना है, स्क्वायर कर देना है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा दोस्तों। अगर ये चीजें आपको क्रिटिकल लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, आप इस वीडियो को फिर से देख लीजिएगा। आप जितनी बार देखिएगा आपको उतना ही कंसेप्ट जो है वो धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अब अगर DC की बात करें तो DC स्क्वायर बराबर हो जाएगा A स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाएगा, और A का स्क्वायर करेंगे तो A स्क्वायर आ जाएगा। तो अब आप DC स्क्वायर का मान निकालेंगे तो 2 गो A स्क्वायर और A गो स्क्वायर जुड़ करके हो जाएगा 3 गो A स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से DC इसका स्क्वायर का मान कितना आ गया, 3 गो A स्क्वायर। अगर DC का मान निकालना चाहें तो स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट में बदल जाएगा, √3a आ जाएगा, ठीक है। तो DC का मान कितना आ गया, √3a आ गया, ठीक है। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, समीकरण 1, ठीक है। समीकरण 1 आ गया, ये कितना आया, √3a। अच्छा एक चीज और आप देखिए, एक चीज और देखिए, अगर आप कणों की व्यवस्था के आधार पे देखते हैं, कणों की व्यवस्था के आधार पे, कणों की व्यवस्था के आधार पर, ठीक है, कणों की व्यवस्था के आधार पर अगर आप देखें तो इसमें आप क्या समझ सकते हैं कि इसमें एक कण, अच्छा ये रियल फिगर नहीं है दोस्तों, रियल फिगर ये नहीं है। आपको रियल फिगर जानना है तो इसके पीछे की क्लासेस में हमने पूरा क्रिटिकल बहुत ही अच्छे वे में एकदम इमेजिनेशन के साथ हर एक जो आपका क्रिस्टल है, ठोस है, उसको आपको एकदम विजुअलाइजेशन के साथ, आपको पिक्चर के साथ समझाया हूँ, ठीक है। तो आप पीछे वाले क्लासेस को देख सकते हैं। इसके लिए मैं आपको ऊपर जो है वाइट में उसको वीडियो का लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो कणों की व्यवस्था देखें तो आपको मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि अगर इसमें देखें तो एक जो कण होता है वो कुछ यू होता है, एक तो यहाँ कॉर्नर पे होता है, एक यहाँ होता है, एकदम बीच में होता है। तो यहाँ वाला का एगो त्रिज्या आएगा, यहाँ वाला का दोनों त्रिज्या आएगा, और यहाँ वाला का एगो त्रिज्या आएगा। कैसे आ गया, समझ में आ गया दोस्तों, क्योंकि देखिए आप अगर देखें
तो इस प्रकार का संरचना होता है, ठीक है। तो एगो कण जो होता है कॉर्नर पे होता है, तो इसका 1/8वां हिस्सा ही तो अंदर रहेगा, और एगो कॉर्नर इस कॉर्नर पे है तो इसका भी 1/8वां हिस्सा अंदर रहेगा, ठीक है। एगो एगो कण है जो कि पूरा तरह से बॉडी में है, तो अगर कोई कण जो है वो बॉडी में है तो इसका दोनों त्रिज्या ना आएगा, ठीक है, दोनों त्रिज्या आ जाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा जो है बॉडी में है। तो एगो त्रिज्या ई एगो त्रिज्या ई, दोनों त्रिज्या आ जाएगा। डायमीटर से मतलब नहीं है, त्रिज्या से मतलब है, ठीक है। डायमीटर को यूज में ले सकते हैं आपको अगर बनाना है तब। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक आर जाएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी कि टोटल आर की बात करें तो 1 2 3 4, कितना रहा है, 4 गो आर आ रहा है, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें सबसे बड़ी बड़ी भुजा क्या है, डीसी ना है ये, क्या है ये, डीसी। तो डीसी का मान जो आ रहा है यहाँ से कितना आ रहा है, 4r के बराबर आ रहा है। इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर 2। कणों की व्यवस्था के आधार पर अगर हम देखें तो डीसी का मान कितना है, 4r के बराबर, और वही डीसी का मान अगर देखें, अगर हम मैथमेटिकली देखें तो 1/3a आ रहा है, ठीक है। तो अब दोनों इक्वेशन को हम इक्वेट कर देते हैं यहाँ से। तो देखिए समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से अगर देखें तो दोनों के दोनों जो है वो डीसी का मान है, ये भी डीसी का मान है और ये भी डीसी का मान है, यानी कि ये भी एलएचएस बराबर है, एलएचएस बराबर है। तो आरएचएस को हम इक्वेट कर सकते हैं, तो आरएचएस को इक्वेट कर देते हैं। तो √3a जो होगा ये बराबर हो जाएगा 4r के, ठीक है। जब ये √3a जो है वो 4r के बराबर हो गया है, तो यहाँ से अगर हम a का मान निकालना चाहे तो a का मान आ जाएगा 4r, अब बटा में √3, ये आ गया a का मान, ठीक है। लेकिन अगर हम r का मान निकालना चाहे तो r का मान आ जाएगा √3a, अब बटा 4 आ जाएगा, ठीक है। ये r का मान आ गया, ठीक है, कितना आ गया, r का मान √3a बटा 4। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एकदम स्टार लगा करके एकदम यादें कर दीजिएगा, क्योंकि आने वाला जो मेरा टॉपिक होगा, आने वाला जो मेरा क्लास होगा, उसमें मैं आपको डायरेक्ट उठा करके रख दूंगा कि बीसीसी की परमाणु त्रिज्या का मान √3a बटा 4, ठीक है। और बीसीसी में जो कुल परमाणुओं की संख्या होती है, और एससीसी में जो कुल परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, एफसीसी में कुल परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, ये सारी चीजों के बारे में मेरा डिस्कशन हो चुका है। आप पूरी क्लासेस को देखिए और पूरी चीजों को आप समझते चलिए। आने वाले क्लासेस में मेरा जो होगा वो पैकिंग इफिशियंसी का होगा, मतलब संकुलन क्षमता में आपको पढ़ाने वाला हूँ। और हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे साथ जुड़े नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि और भी जो आपके दोस्त होंगे, सगे साथी होंगे, उनको भी इस चैनल के बारे में पता चले, क्योंकि यहाँ पे हर चीज जो है आपको समझाया जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको जो एसी और ये जो आपको हमने निकाल के बताया त्रिज्या का मान, परमाणविक त्रिज्या का मान बीसीसी का, वो चीजें आपको समझ में आ गया दोस्तों। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको हमारी तरफ से जो भी चीजें प्रोवाइड किया जाएगा वो आपको मिलता रहे। और नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से ज्वाइन हो जाइएगा, आपको हमारी तरफ से जो भी क्वेश्चन रहेगा ना वो आपको वहीं पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, जय हिंद।